सभी को नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज के इस सेशन के अंदर अपन बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में। बड़ी वैकेंसी पोस्ट के हिसाब से राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है ये निकली और अभी 19 अप्रैल को उसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी। और जो भी सरकारी जॉब की तलाश के अंदर अभ्यर्थी हैं उन्होंने सभी ने, चाहे उनकी डिग्री बहुत बड़ी है या छोटी है, चाहे वो 10th पास हैं, चाहे वो 12th पास हैं, चाहे ग्रेजुएशन हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, भले ही उन्होंने बड़ी जैसे नेट वगैरह भी कर रखी है, लेकिन जो बेरोज़गार हैं अभी तक उन्होंने निश्चित तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है उसका फॉर्म फिल किया है। अब फॉर्म फिल कर देने के बाद में जो मेन चीज़ है या फॉर्म फिल करने से पहले ये चीज़ है वो निश्चित तौर पर दिमाग में आती है कि हम जिस जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं क्या उस जॉब से जॉब लगने के बाद अपन संतुष्ट होंगे या क्या अपन उस जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, क्या अपनी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या अपना कोई दूसरा एम, इससे पूर्व 4th ग्रेड की वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है वो हुई नहीं, तो अभ्यर्थी हैं उन्होंने निश्चित तौर पर अपना टारगेट है वो अन्य भर्तियों के प्रति भी बना रखा था। अभी अभ्यर्थियों के सामने सभी वैकेंसीज़, 4th ग्रेड की ये वैकेंसी है, 3rd ग्रेड की वैकेंसी की डेट है वो जनवरी 2026 के अंदर डिसाइड हो चुकी है, 1st ग्रेड एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो जून के अंदर डिसाइड हुई है, और 2nd ग्रेड एग्ज़ाम है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर में है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है उसकी भी डेट सितंबर माह में है। तो सभी भर्तियां एक साथ सभी अभ्यर्थियों के सामने हैं। अब उनके अंदर सारी चीज़ें जो भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का फिलहाल उनका मानस है या नहीं है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है वो निश्चित तौर पर आज के इस सेशन के लिए, और वो ये सेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब अपने सामने जो जो पॉइंट हैं जिनके ऊपर अपनी चर्चा होगी और यह चर्चा बेहद सार्थक होगी, इसलिए अंत तक इस वीडियो के ऊपर आप बने रहें। देखिएगा संपूर्ण पुस्तक सूची जो अलग अलग सिलेबस है, सिलेबस के अंदर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, जीके है, तो उनके लिए कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी पुस्तकों से मैटर है वो कर्मचारी चयन आयोग चूँकि ये भर्ती करवाएगा तो वो कहाँ से क्वेश्चन है वो उठा सकता है, और कौन सी पुस्तकें हैं जो हमें अपने अंतिम लक्ष्य तक, उस लक्ष्य को भेदने तक अपना महत्वपूर्ण साथ दे सकती हैं। इस पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या अपनी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, अन्य एग्ज़ाम्स जो हैं 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड उनकी तैयारी अपन करना चाहें तो किस तरह से 4th ग्रेड के साथ में या कैसे अपनी उन एग्ज़ाम के साथ में इस एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको मैनेज किया जा सकता है, ये अपन देखेंगे। प्रतियोगिता 1/46 ये क्या है, इस जॉब का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, इसकी अपन बात करेंगे। और अपने पास जो अभ्यर्थी जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उपाधियां हैं, और यह जॉब 4th ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जॉब छोटी है या उनके लिए ये जॉब बड़ी है, ये तमाम पॉइंट हैं जो कि हर एक अभ्यर्थी के दिमाग में आते हैं, उनके मन मस्तिष्क के अंदर उनको कहीं ना कहीं नोक करते हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले मैं यही पॉइंट लेता हूँ, बड़ी डिग्री जॉब छोटी या बड़ी। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके पास में मास्टर्स की डिग्रियां हैं, उनके पास में नेट क्वालिफ़िकेशन है, बीएड क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, या वो यूं कहें कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अलग अलग डिप्लोमा किए हुए हैं, डिग्रीज़ किए हुए हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, कहीं ना कहीं उनके पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। उन लोगों ने भी और निश्चित तौर पर बीटेक एमटेक कैंडिडेट हैं, एमएससी एमए कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है। तो क्या उनके लिए यह जॉब छोटी है? तो देखिए, कोई भी जॉब, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। अपने आप में हर एक कार्य की जिम्मेदारियां होती हैं और हर एक कार्य का
उसका इम्पोर्टेंस होता है, अहमियत होती है। तो देखिए, यदि अपन लोगों ने ये फॉर्म फिल किया है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि अपन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। यदि ये फॉर्म फिल किया है, इसका मतलब आपके पास में गवर्नमेंट जॉब फिलहाल नहीं है। अब यदि 4th ग्रेड का अपने फॉर्म फिल किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस जॉब के लिए, और देखिए जॉब है वो बिल्कुल इस छोटी या बड़ी जॉब के साथ में मैं इस पॉइंट को जोड़ करके देखना चाहूँगा कि इस जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। फ़िलहाल आपको हो सकता है, मेरे लिए तो मुझे तो ये लगता है कि ये जॉब बड़ी ही है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ, मैं एक वरिष्ठ अध्यापक होने के नाते और मेरी स्कूल के अंदर भी जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनकी, और जो अदर स्कूल्स के अंदर या अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, उनको जब देखते हैं तो उनकी रेपुटेशन के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। यदि वो अपने कार्य को बड़ी तल्लीनता के साथ में पूरा करते हैं तो उनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होती है। उनका जो वेतन है वो भी प्रोबेशन के बाद में देखा जाए तो लगभग 30,000 35,000 के आसपास वेतन मिलता है, और उसके बाद में टाइम मिलने के साथ साथ इंक्रीमेंट हैं वो खूब लगते हैं। तो एक जो आज वर्तमान में बेरोज़गार अभ्यर्थी है वो यदि 30-35 हज़ार रुपये की जॉब भी पा रहा है, जो उनको बिल्कुल 1 तारीख होते ही उनके खाते के अंदर वो पेमेंट आता है, तो उसका सुकून अलग ही होता है। तो यह जॉब बिल्कुल छोटी नहीं है, मेरी नज़र में तो बड़ी ही है। लेकिन जिनको ये लगता है कि ये जॉब छोटी भी है, तो फिर इस जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस जॉब लगने के बाद में आपने जो भी एक बार आपने इसमें अपनी टांग घुसा ली, एक बार अपना हाथ डाल लिया, गवर्नमेंट जॉब में आप चले गए, उसके बाद आपके पास में बहुत टाइम रहेगा कि आप अपनी बड़ी से बड़ी जो भी आपका एम है, आप 1st ग्रेड 2nd ग्रेड RAS IAS UPSC, अगर आप यंग एज के अंदर हैं बिल्कुल, तो अपना कोई भी जो टारगेट है उस टारगेट तक आप इस जॉब में रहते हुए पहुंचते हैं। लेकिन यह जॉब, इस जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, यह आपको एक सरकारी जॉब में होने का और बेनिफिट और एक सुकून, मानसिक संतुष्टि है वो यह जॉब प्रदान करेगी। इसलिए इस जॉब के अंदर लग जाना एक ऐसा नीम का पत्थर, ऐसा मील का पत्थर आपके लिए साबित हो सकता है, जो आपको आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी मंजिल तक और उन मंजिल के सुनहरे कंगूरों तक पहुंचाने के अंदर, और ये बेशकीमती पत्थर साबित हो सकता है। तो इस जॉब का सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो तो ये है कि जो जॉब में नहीं हैं उनको गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी, इसके साथ ही जब अपन सरकारी सेवा में आ जाते हैं तो उसके बाद में हमें तरह तरह की सुविधाएं, अपने चिकित्सा के अंदर मिलने वाली सेवाएं हैं, वो सभी तमाम, अपने परिवार की सिक्योरिटी, ये सब मिलती हैं। इसलिए ये जॉब बिल्कुल छोटी नहीं है, ये जॉब बहुत बड़ी है। इसलिए इस बात को तो दिमाग से ही निकाल देना चाहिए कि ये जॉब छोटी है। मेरी नज़र में और इवन सभी की नज़र में जो एक जॉब को, एक वर्क को पॉजिटिव नज़र से देखते हैं, उनके लिए यह जॉब बहुत बड़ी है। और फ़ायदा मैंने इसको बताया, इसका आपको बताया कि सरकारी सेवाओं का तमाम फ़ायदा मिलता ही मिलता है, और इस जॉब के साथ साथ आपको अपनी आगे की तैयारी है वो जारी रखने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर के अगर आप यह जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद में आपकी मात्र 6 घंटे की जॉब और उसके बाद में 18 घंटे का टाइम, उस 18 घंटे में से और आप आराम से 10-12 घंटे हैं वो किसी अदर जॉब के लिए, पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं, और आप अपनी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो ये रही कि अपन लोगों को इस जॉब को छोटा या बड़ा, छोटा नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा जॉब है, और आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को का रास्ता खोलने वाला एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि इस जॉब के अंदर अपन अगर अपना मानस बना रहे हैं तो कंपटीशन कितने लोगों में है। तो जैसा कि सभी को पता है कि लगभग आपके 25 लाख, लगभग 25 लाख, 24,75,000 फॉर्म इसके अंदर फिल हुए हैं, और जो पोस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में, इन पोस्ट के अकॉर्डिंग ही ये एक बड़ी भर्ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसके अंदर 53,749 पोस्ट हैं। ठीक है, तो 53-54 हज़ार जब पोस्ट अपने सामने हैं, उसके अकॉर्डिंग जब अपन भाग देकर निकालते हैं तो 46 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो बड़े ही अपने को 25 लाख फॉर्म नज़र आते हैं, लेकिन अदर कंपटीशन को आप उठाकर देखेंगे
अदर एग्ज़ाम्स को उठा के देखेंगे तो अपने को यह रेशियो कहीं और भी टिपिकल क्रिटिकल नज़र आएगा। कहीं पर 100 कैंडिडेट में से एक सिलेक्ट हो रहा है, कहीं पर 200 कैंडिडेट में से एक सिलेक्शन हो रहा है, 300 400 कैंडिडेट में से भी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। वो तैयारियां भी अपन करते हैं। तो यहाँ पर 46 कैंडिडेट में से और एक कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होगा, इसलिए सिलेक्ट होने की अपॉर्चुनिटीज अदर एग्ज़ाम की तुलना में यहाँ पर क्या हैं, ज़्यादा हैं। इसलिए भी हमें इस एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए। अब अपनी बात आती है, ये सामान्य जानकारियाँ इस बात की और इंगित करती हैं कि हमें इस ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब जब अपने को जाना चाहिए तो फिर किस तरह से, अगर इस जॉब की तरफ हमें जाना चाहिए तो फिर हमें क्या अपनी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और कौन कौन सी अपने पास में पुस्तकें रहनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो अपन ये करते हैं कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो भी इस जॉब की तरफ जाना चाहते हैं वो पहले से इस वैकेंसी से पहले से कुछ न कुछ मानस, या तो वो इसी 4th ग्रेड की वैकेंसी की ही तैयारी का मानस बनाए हुए हैं, तब तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, वो 4th ग्रेड की तरफ जाएं। लेकिन यदि कोई कैंडिडेट पहले से 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड या फिर 3rd ग्रेड इन जॉब्स की तरफ, या इसके अलावा और कोई उनका कोई पुलिस में है या फिर अलग मिलिट्री वगैरह के अंदर है, ठीक है, या फिर अदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाने का मानस अगर है, तो देखिए जो अभ्यर्थी 1st ग्रेड की अब फिलहाल जून के अंदर एग्ज़ाम होनी है, यह एग्ज़ाम कब होनी है, जून में। यह एग्ज़ाम कब होनी है, 4th ग्रेड वाली, सितंबर में। 2nd ग्रेड एग्ज़ाम है वो भी कब होनी है, सितंबर में होनी है। और 3rd ग्रेड एग्ज़ाम है वो होनी है अपनी जनवरी 2026 में। तो देखिए जो 1st ग्रेड वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो फिलहाल, जिन्होंने फॉर्म है वो तो फिल कर ही दिया है, लेकिन जो 1st ग्रेड वाली तैयारी कर रहे हैं उनको फ़िलहाल इस 4th ग्रेड एग्ज़ाम वाली तैयारी की तरफ फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए। उन्हें 1st ग्रेड की तैयारी है वो जारी रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उनके दिमाग में कतई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि वो 1st ग्रेड छोड़ दें। चाहे आपका 1st ग्रेड में कैसा भी प्रदर्शन रह रहा है, आपको 4th ग्रेड की तरफ फ़िलहाल फॉर्म भर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 1st ग्रेड के फर्स्ट पेपर में प्रथम श्रेणी जो शिक्षकों की भर्ती है उसके प्रथम पेपर के अंदर वो तमाम चीज़ें आप पढ़ रहे हैं जो 4th ग्रेड के सिलेबस में है। 4th ग्रेड के सिलेबस के अंदर चर्चा करेंगे अपन अभी पूरी की पूरी। तो 4th ग्रेड के सिलेबस के अंदर जो जो चीज़ें हैं 1st ग्रेड के अंदर वही जनरल इंग्लिश है, वही जनरल हिंदी है, जीके है, करंट वगैरह सारा का सारा पढ़ेंगे, ठीक है, जनरल साइंस वो पढ़ेंगे। तो सारी तमाम चीज़ें जो 1st ग्रेड में वो पढ़ रहे हैं वो किस में हैं, 4th ग्रेड में हैं। और जून से लेकर के और उनके पास में लगभग 2 से लेकर के और 2.5 महीने ऐसे बच जाएंगे कि वो 1st ग्रेड से एग्ज़ाम देने के बाद और किसकी तैयारी कर सकते हैं, 4th ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। तो 1st ग्रेड वालों को तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए, उनको यही तैयारी करनी है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। 2 महीने हैं, आराम से तैयारी करें। अब बात करते हैं अपन 2nd ग्रेड वाले कैंडिडेट हैं और 3rd ग्रेड वाले। 3rd ग्रेड वाले कैंडिडेट जिन्होंने रीट अभी पास करी है या पहले से उनकी पात्रता पास है, 3rd ग्रेड की तैयारी का जो मानस बना चुके थे, ठीक है, इस एग्ज़ाम से पूर्व है। हालांकि एग्ज़ाम जो है 4th ग्रेड वाली वो भी पहले से ही डिसाइड ही थी। तो 3rd ग्रेड वाले हैं वो फ़िलहाल मूव कर सकते हैं, वो स्विच कर सकते हैं। 3rd ग्रेड वाले देखिए जॉब में नहीं हैं तो जॉब की सिक्योरिटी और जो पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बहुत डिसीजन लेना पड़ता है। 3rd ग्रेड वाले हैं उनकी एग्ज़ाम होनी है जून में और 4th ग्रेड की एग्ज़ाम हो जाएगी सितंबर में। सितंबर से अपन देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अपने पास में 4 महीने मिलेंगे। अपने पास में 4th ग्रेड एग्ज़ाम हो जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो अपने को क्या मिल जाएंगे, 4 माह मिल जाएंगे। तो यदि आपने ये तैयारी कर रखी है तो जीके वगैरह पढ़ रखा है अपन ने, ठीक है, और साथ में रीट की जब तैयारी करी तो अपना सब्जेक्ट है वो भी तैयार है। इसलिए हमें पहले 3rd ग्रेड वाले, हाँ, जिनके दिमाग में ऐसा है कि नहीं मुझे 4th ग्रेड की तैयारी नहीं करनी है, 3rd ग्रेड ही करनी है, तो वो 3rd ग्रेड करें। लेकिन जो इन दोनों में कन्फ्यूजन की स्थिति में है, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, वो 4th ग्रेड की तरफ फ़िलहाल जा सकते हैं।
फ़िलहाल उनको 4th ग्रेड की तैयारी है वो कर लेनी चाहिए। 4th ग्रेड एग्ज़ाम दे लेने के बाद में सितंबर में जब ये एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद भी 4-4.5 महीने मिलेंगे जिसमें वो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। तो ये 4th ग्रेड की तरफ जा सकते हैं फ़िलहाल। अब बची बात 2nd ग्रेड की। 2nd ग्रेड वालों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जो 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो 1st ग्रेड की ही तैयारी करते रहें, स्विच नहीं करना, बाद में टाइम मिल जाएगा 2-2.5 महीने का। जो 3rd ग्रेड की तैयारी करने की सोच रहे हैं, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में कन्फ्यूज़न है, वो पहले 4th ग्रेड को ले लें और उसके बाद 3rd ग्रेड का टाइम मिल जाएगा। 2nd ग्रेड एकदम से सितंबर में ही है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि उनकी 2nd ग्रेड की जब अब तक तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो 2nd ग्रेड में लगे हुए हैं वो 2nd ग्रेड में ही लगे रहें, क्योंकि 2nd ग्रेड 4th ग्रेड दोनों के दोनों एक साथ हैं। जो लगे हुए हैं उनको लगता है कि अपन सिलेक्शन ले लेंगे, तो देखिए बहुत से कैंडिडेट, मैंने 2nd ग्रेड के कैंडिडेट्स के अंदर ही ऐसा देखा है। 1st ग्रेड वाले हैं वो फ़िलहाल 4th ग्रेड की तरफ स्विच नहीं कर रहे। कैंडिडेट से जब मिलते हैं उनके से बातचीत होती है तो 1st ग्रेड के कैंडिडेट हैं वो 4th ग्रेड की तरफ मूव नहीं हो रहे और होना भी नहीं चाहिए। एग्ज़ाम हो जाने के बाद 4th ग्रेड की तैयारी करें। 3rd ग्रेड वाले हैं वो स्विच हो रहे हैं 4th ग्रेड की तरफ और उनका होना सही भी है, हो जाना चाहिए, पहले 4th ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन 2nd ग्रेड के कैंडिडेट हैं वो बहुत से कैंडिडेट हैं जो 4th ग्रेड की तरफ स्विच हो रहे हैं और उनको नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी 2nd ग्रेड की ही तैयारी जारी रखनी चाहिए। यदि अब तक वो तैयारी करते आ रहे हैं, यदि पहले उनकी तैयारी अच्छी नहीं है 2nd ग्रेड की, अब तक नहीं है, तब तो चले जाना चाहिए 4th ग्रेड की तरफ। लेकिन जिन्होंने 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल, वो अभ्यर्थी निश्चित तौर पर एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके। जो 2nd ग्रेड की ठीक से तैयारी कर रहे हैं वो एक बार सिलेबस पूरा कर चुके, और जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं उनको अभी 4th ग्रेड की तरफ नहीं जाना चाहिए, उन्हें 4th ग्रेड भूल जाना चाहिए। उन्हें केवल अपनी 2nd ग्रेड की तैयारी के बेस पर ही क्या देनी चाहिए, 4th ग्रेड देनी चाहिए, जबकि 2nd ग्रेड की तैयारी को ही जारी रखना चाहिए। तो ये रहेगी अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम कौन सी किस तरीके से देनी है ये चीज़। अब अपन बात करते हैं आगे कि इसको अगर 4th ग्रेड अपन तैयारी कर रहे हैं तो इसको किस तरह से अपन पूरा का पूरा कवर करें। तो देखिए अपन आते हैं यहाँ पे पुस्तक सूची, जो अपनी बुक लिस्ट है उसके ऊपर आते हैं कि 4th ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो हमें अपने मुकाम तक पहुँचा सकती हैं। अब ये पुस्तक सूची है वो अपन देखेंगे इसके सिलेबस के साथ साथ कि कौन सा पार्ट कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए अलग अलग जो बुक्स हैं अपने पास में, उन बुक्स को जब अपन देखते हैं, देखिए पोर्शन अलग अलग जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर एक जीके का पार्ट लगता है, राजस्थान जीके, जिसके अंदर मुख्य रूप से कितना है टोटल अपन जब देखते हैं तो अपने पास में जो 120 क्वेश्चन हैं, 120 प्रश्न हैं। 120 प्रश्न, ठीक है। इन 120 प्रश्न में 50% अपने पास में क्या है, 50 जो क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं। तो राजस्थान जीके का एक बहुत बड़ा अपने पास में वेटेज है। राजस्थान जीके हमें कहाँ से तैयार करना चाहिए, तो राजस्थान जीके के लिए हमारा राजस्थान नाम से पुस्तकें आती हैं जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक आती हैं। लेकिन कक्षा 6 से 8 तक हमारा राजस्थान कक्षा 6 में भाग 1, कक्षा 7 में भाग 2, कक्षा 8 में भाग 3 पुस्तकें तो ये हैं। फिर कक्षा 9 के अंदर पुस्तक लगती है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये इतिहास से जुड़ी हुई किताब। 10वीं क्लास के अंदर किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसके अंदर भी राजस्थान की हिस्ट्री का जो हिस्ट्री और कला संस्कृति वगैरह है वो इसके अंदर पूरी की पूरी आती है, जिसके 20 प्रश्न हैं वो अपने यहाँ पर आने हैं। तो ये पुस्तकें तो हैं जो अपने को राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं फ़िलहाल उनमें से राजस्थान जीके के लिए लेनी है। मैं पूरी बात करूंगा यहाँ पर कि कौन कौन सी तो हमें पाठ्य पुस्तकें जो हमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक के पाठ्यक्रम से पढ़नी चाहिए और कौन सी गाइड पढ़नी चाहिए, पूरी बात करेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं विज्ञान।
साइंस के लिए जो पाठ्य पुस्तक है, तो साइंस में जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अंदर से और पूरा का पूरा पोर्शन है वो आपका 10th की जो साइंस है, 10th क्लास की विज्ञान है, उस विज्ञान से सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर भौतिक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी अपन चर्चा करेंगे। सिलेबस भी अभी देखेंगे और उसके साथ साथ बुक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो उस बुक में से लगता है एक मानव रोग वाला है, ये रोग एवं नियंत्रण वाला जो टॉपिक है वो 10th क्लास की पहले जो राजस्थान बोर्ड की किताब चलती थी, अब NCERT की चलती हैं, पहले जो RBSE की चलती थी उसके अंदर दिया हुआ है और 9th क्लास के अंदर भी वो पोर्शन दिया हुआ है। तो 9th और 10th की जो साइंस है उसमें से जब अपन देखेंगे तो अपने सारे के सारे टॉपिक हैं वो साइंस में से लग जाएंगे। और साइंस अपने को वहाँ अगर अपन कोई गाइड भी पढ़ते हैं, कोई नोट्स भी पढ़ते हैं, तो भी हमें ये पुस्तकें हैं, उनमें से ये 4-5 चैप्टर हैं तो 4-5 चैप्टर वहाँ से पढ़ लेना चाहिए। मैथ्स के अंदर भी अपने को कौन सी बुक कहाँ से पढ़नी चाहिए। कंप्यूटर के लिए 5 क्वेश्चन आएंगे, इन 5 क्वेश्चन के लिए आपको 10th क्लास के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा पार्ट 2, पार्ट 1 9th क्लास में चलता है और पार्ट 2 10th क्लास में चलता है। उसमें आप देखेंगे कंप्यूटर का जो सिलेबस अपने यहाँ पर दे रखा है, जो पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, हार्डवेयर वगैरह दे रखे हैं, MS पावर पॉइंट दे रखा है, MS वर्ड दे रखा है, इंटरनेट दे रखा है, ईमेल दे रखा है, तो सारे के सारे पॉइंट हैं वो मैंने पूरी इस बुक को देखा है तो उसके अंदर ये पूरे पोर्शन हैं वो लगते हैं। हिंदी व्याकरण के लिए जो हिंदी का पोर्शन यहाँ पर अपने 15 क्वेश्चन आने हैं, तो बुक लगती है कक्षा 9 से लेकर 12 तक चलती है वर्तमान में भी, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। तो इसके अंदर पूरा का पूरा अपन इस किताब में से पढ़ें। इंग्लिश की जो किताब है BK रस्तोगी की जो किताब है, इस किताब से और अपने को ये जो व्याकरण है वो तैयार करनी चाहिए। अब BK रस्तोगी है वो मुख्य रूप से क्या आती है, RAS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आती है। तो इस बुक का भी एक अल्टरनेट है जिस अल्टरनेट से अपन और आराम से यही पुस्तक पढ़ते हुए तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब अपन सिलेबस के साथ में एक एक बुक है उसका डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर जो बुक्स के जो कवर पेज थे उनकी फ़ोटोज़ डाली है ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमें कौन सी पुस्तकें हैं वो पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा एक खाका है वो अपने यहाँ पर तैयार हो जाए। अब अपन बात करते हैं आगे सिलेबस के साथ में। तो ये है अपने पास सिलेबस। सिलेबस देखते हैं और सिलेबस के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अपने पास है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, जिसका फॉर्म है वो अभी 19 तारीख तक फिल हो गए और 26 तारीख तक अपने पास में उसमें करेक्शन की जो अपने पास में छूट है वो दी गई है कि आप करेक्शन कर सकते हैं। संशोधित परीक्षा स्कीम जो कि मुख्य रूप से GK का वेटेज है वो बढ़ने के बाद में और रिवाइज्ड जो मुख्य रूप से सिलेबस है वो जारी हुआ, ये यहाँ पर अपने सामने है। तो देखिएगा सामान्य हिंदी के अंदर जब अपन बात करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा जनरल हिंदी के अंदर प्रश्नों की संख्या है वो अपनी कितनी रहेगी, 20 रहेगी, ठीक है। टोटल ये पेपर है वो 200 नंबरों का होना है और प्रश्नों की संख्या 120 है, मतलब कि एक क्वेश्चन है वो 1.66 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1.66 अंक का एक प्रश्न होगा और 1/3 यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, इसका मतलब 3 क्वेश्चन अगर अपन ने गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक क्वेश्चन जो अपना सही है वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये है इट मीन्स अपने पास में इसके अंदर 3 का भाग देते हैं तो ये 0.56 या 0.55 अंक है वो यहाँ पर से क्या है लेकर के जाता है। ये है अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो ये तो अपनी रही नेगेटिव मार्किंग की। अब अपन बात करते हैं कि सामान्य हिंदी, इसके अंदर प्रस्तावित प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, 20 है। और ये 20 प्रश्न मैंने जैसा आपको पुस्तक का नाम बताया हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, मैंने आपको कवर पेज भी दिखाया इसका,
ठीक है, रचना प्रबोध, जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक आती है। बाकायदा अपन इसका नीचे सिलेबस पूरा का पूरा देखेंगे। सामान्य हिंदी के अंदर संधि, समास, शब्द रूप, शब्द जो हैं, शब्दों के प्रकार हैं अलग अलग, है ना, पर्यायवाची वगैरह हैं, विलोम शब्द हैं, सारे के सारे वाक्य के अलग अलग प्रकार हैं, लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, सारे के सारे पॉइंट जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, जब अपन एक तरफ सिलेबस देखेंगे और एक तरफ इस बुक की अनुक्रमणिका देखेंगे जब उसकी, तो उसके अंदर अपने को एज इट इज पॉइंट है वो यहाँ से मिलते हुए नजर आएंगे। तो यह पुस्तक, और इस पुस्तक के अलावा चूँकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ये भर्ती है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल है वो हिंदी व्याकरण का नहीं आना है। जो 12th क्लास तक व्याकरण चलती है उसको अगर अपन ने पढ़ लिया तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये पुस्तक निश्चित तौर पर हर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के पास में होनी ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो भले ही वो बाद में सिलेक्शन तो ले ले, लेकिन वो इससे ज़्यादा मेहनत करके और निचले पायदान के ऊपर सिलेक्शन ले पाएगा। जबकि ये बुक्स जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आपके पास में हैं तो आपका सिलेक्शन और भी अव्वल दर्जे से अच्छी रैंक के साथ में होगा। सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी के लिए अपने पास में अगर कोई स्पेशल बुक देखें तब तो मैंने जैसा आपको बताया BK रस्तोगी की बुक अपने पास में होनी चाहिए। लेकिन इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत से टॉपिक ऐसे भी हैं जो अपने को सेलेक्ट करने पड़ेंगे अलग अलग, और कोई टॉपिक छोड़ने पड़ेंगे, कोई टॉपिक हैं वो अपने को तैयार करने पड़ेंगे। तो BK रस्तोगी ये पुस्तक अपने को इंग्लिश व्याकरण के लिए पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर ये पुस्तक अपन अलग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसी पुस्तक को, और एक अभी मैं गाइड बताने वाला हूं, उस गाइड के अंदर इस पुस्तक को फॉलो करते हुए वो गाइड है वो छपी हुई है, तो उस गाइड को आप लेंगे। तो पुस्तक इंडिविजुअल देखा जाए तो ये, अदरवाइज एक गाइड के अंदर इसी का जो कंटेंट है वो छपा हुआ है, और वो कंटेंट छपा हुआ इस तरह से है कि जो जो टॉपिक 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर लगते हैं वो टॉपिक यहाँ से लिए हुए हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सामान्य ज्ञान GK की। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल है वो कहाँ से कवर किया जाएगा, जो मुख्य रूप से हमारा राजस्थान भाग 1 से लेकर भाग 3, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक लगता है। इन पुस्तकों को जब आप उठा करके देखोगे तो यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी है वो आपको कवर होती हुई नजर आएगी। तो ये पुस्तकें, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इन्हीं पुस्तकों के ऊपर डिपेंड हो जाएं, लेकिन ये पुस्तकें निश्चित तौर पर आपके पास होनी चाहिए, इनको आप पढ़ें ही पढ़ें। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, इन पुस्तकों के लिए जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान की शौर्य परंपरा ये पुस्तक कक्षा 9 की, ये अपने पास होनी चाहिए। और राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, इतिहास एवं कला संस्कृति, ये पुस्तक कक्षा 10 में लगती है। ये दोनों पुस्तक अपने पास में जब होंगी तो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है वो पूरी की पूरी इन पुस्तक से क्लियर हो जाएगी। ये तो निश्चित तौर पर दोनों होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये जो पॉलिटी के पॉइंट हैं जिनमें से 5-5% दोनों में से आने हैं, हिस्ट्री कला संस्कृति में से 20% आने हैं, भूगोल के 20% आने हैं, ये 40% हैं वो ये बुक्स हैं वो कवर करेंगी, ठीक है। लेकिन पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए जो वर्तमान में SST का जो सिलेबस चल रहा है उसमें पॉलिटी के ये पॉइंट हैं वो शामिल ही नहीं हैं। तो या तो राजस्थान बोर्ड की जो इससे पूर्व वाली NCERT से पहले की 9वीं 10वीं की पॉलिटी थी उन किताबों से अगर पढ़ा जाए तो ये मिलेंगी, अदरवाइज इनको अगर अपन गाइड से भी पढ़ लें तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान के लिए मैंने बताया कक्षा 10 से मैक्सिमम पॉइंट लग जाएंगे, और एक चैप्टर ऐसा है जो कक्षा 9 से भी हमें पढ़ना चाहिए। तो 9वीं और 10वीं की जो विज्ञान है वहाँ से इस पूरी की पूरी जनरल साइंस है वो कवर हो जाएगी। समसामयिक घटनाएँ, करंट GK, भारत के 5% और राजस्थान के 5%, इनके लिए हमें कोई भी मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, एक क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। जो YouTube के ऊपर फ्री क्लासेज हैं उनकी क्लास है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और उस जिसकी क्लासेज चल रही हैं उन्हीं की अपन क्या करें, जो मासिक पत्रिकाएं आ रही हैं उनको पढ़ें, और इसके लिए द बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नानक
नानक क्लासेज का जो जीके है वो 4th ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एकदम से सफिशिएंट है। उसकी छोटी छोटी मासिक पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाएं आती हैं, क्लास आती है 15-20 मिनट की, डेली 15-20 मिनट की वो क्लास ली। उसके बाद में उसी क्लास का जो कंटेंट है वो सप्ताह में 7 दिन के बाद में फिर से उसका रिवीजन करवाया जाता है, मासिक रिवीजन होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं वो अपन 4-5 महीने में पढ़ेंगे तो आराम से ये कवर ही हो जाएगा। फिर बेसिक कंप्यूटर के लिए जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो बेसिक कंप्यूटर के लिए मैंने कहा सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणा पार्ट 2 जो कहाँ लगती है, क्लास 10th में लगती है। क्लास 10th की, हालांकि अनिवार्य नहीं है ये, ऐसा नहीं कि इसका कोई एग्ज़ाम होकर जुड़ता है वेटेज, लेकिन अपने लिए तो अनिवार्य ही है। तो ये पुस्तक कक्षा 10 की, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT अवधारणा 2 ये पुस्तक है वो अपने पास में होनी चाहिए। भले ही अपन कोई दूसरी पुस्तक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अपने पास में निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी चयन आयोग है वो NCERT की जो बुक्स हैं उनमें से क्वेश्चन हूबहू उठाता है, और उन्हीं को अपन जब कोई क्वेश्चन के अंदर कोई कहीं ऑब्जेक्शन लगाना होता है तो उन बुक्स का कहीं कोई तोड़ नहीं है। उन बुक्स में से अगर अपन ने ऑब्जेक्शन भी लगाया तो हम अगर सही हैं तो निश्चित तौर पर फैसला अपने ही पक्ष में आने वाला है। फिर अपन बात करते हैं सामान्य गणित की। तो सामान्य गणित के अंदर जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से लाभ, हानि, साझा, प्रतिशत, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब हैं। ये वर्तमान सिलेबस में कहीं पर नहीं है। वर्तमान सिलेबस में अगर 9th 10th के सिलेबस में मुख्य रूप से देखा जाए तो ये टॉपिक्स हैं वो लगते ही नहीं हैं। इसलिए इनके लिए अपने को कोई सामान्य गणित की जो भी पुस्तक आती है वो, या फिर वर्तमान से पहले जो RBSC वाली किताबें थी उनके अंदर ये पुस्तकें लगती थी। अब मैथमेटिक्स में अपन ये तो कहेंगे नहीं कि NCERT की पुस्तक में से और हूबहू प्रश्न आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैथमेटिक्स के अंदर तो कहीं से भी अपन ने किसी भी पुस्तक से अगर जैसे लाभ, हानि, साझा, प्रतिशत वाली कोई भी प्रश्नावली है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, तो किसी भी बुक से कहीं से भी अगर अपन ने मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो निश्चित तौर पर अपन जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो उनको सोल्व कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने NCERT पढ़ी या आपने RBSC पढ़ी या आपने किसी गाइड में से उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया या किसी टीचर का वीडियो देख करके सिलेबस लेकर के पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिक्स के अंदर। गणित में आपने कहीं से भी सारे पॉइंट हैं वो अगर आपने सोल्व कर लिए हैं तो कोई दिक्कत गणित में नहीं आएगी। तो गणित में आप कहीं से भी मैथमेटिक्स पढ़ें, बस सारे के सारे पॉइंट हैं उनको कवर कर लें, छोड़े नहीं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतने लोग हैं, कंपटीशन है। कोई भी इनमें से आपका कोई सा भी पोर्शन, हिंदी, अंग्रेजी, जीके, कंप्यूटर, सामान्य, जनरल साइंस, गणित, कोई सा भी पोर्शन अगर कम रहता है, आप अगर इसको स्कीप करते हैं, छोड़ते हैं, इसका मतलब आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। स्कीप कुछ भी नहीं करेंगे। यदि 4th ग्रेड में जाना है तो हमें सारी की सारी चीज़ें पढ़नी हैं और ये जो बुक लिस्ट है वो अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं इसका जो विस्तृत सिलेबस है। तो विस्तृत सिलेबस के अंदर देखिएगा मुख्य रूप से ये हिंदी, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब करूँगा, केवल ये कि जो मैंने बुक बताई आपको कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, उसमें ऐसे कैसे पॉइंट, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संधि, अर्थ, प्रकार, संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, सारा का सारा, काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द, हिंदी शब्द, कार्यालय, पत्रों का ज्ञान, कार्यालय पत्र, सारे के सारे सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्य रूप से अपने को उस बुक के अंदर मिलेंगी। कोई नीचे ये अधिसूचना वगैरह, विज्ञप्ति वगैरह है, ये एक आध पॉइंट हैं, वो ना मिले तो वो अपन किसी भी गाइड से पढ़ लेंगे। इंग्लिश के अंदर BK रस्तोगी के अंदर और वो जो गाइड, ठीक है, उसके अंदर अब गाइड अपने को कौन सी लेनी है, यहाँ बात कर लेता हूँ मैं कि गाइड हमें कौन सी लेनी है। तो एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही संजीदगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी गौरव सिंह घाणेराव, जिनका GGD एक चैनल है, ठीक है, गौरव ज्ञान धारा GGD, इस चैनल की किताब छपती है। इनकी किताब मुख्य रूप से च्यवन प्रकाशन के नाम से किताब आती है। च्यवन प्रकाशन की इनकी विशेष तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए किताब है, वो आ चुकी है और संशोधित सिलेबस के अकॉर्डिंग आई है।
चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है। एक ही बुक में सारी चीज़ें हैं। अब अपन कहें कि जब मैंने अलग अलग बुक्स बताई तो इस एक ही की क्या ज़रूरत है, तो देखिए मुख्य रूप से अपने पास में जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, वो अलग होनी चाहिए। वो इसलिए कि उस एग्ज़ाम के अंदर जो राजस्थान बोर्ड है, ये मुख्य रूप से कर्मचारी चयन आयोग है, वो क्वेश्चन उन्हीं में से पूछेगा। लेकिन अपने पास में पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही गाइड के अंदर हो, ये एक गाइड भी होना ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए अलग अलग किताबें अपने पास में हैं, लेकिन एक गाइड भी है। क्योंकि उन पाठ्य पुस्तकें जो हैं उनमें से हो सकता है कि जैसे अपने सिलेबस में 20 पॉइंट हैं, 20 में से 2 पॉइंट उनमें नहीं हैं, तो 2 पॉइंट भी अपने को पढ़ने तो हैं कहीं ना कहीं से। तो इसके लिए अपने पास में क्या होनी चाहिए, गाइड होनी चाहिए। और गाइड मैं जो रिकमेंड करूँगा वो यही जो जीजीडी वाली च्यवन प्रकाशन की गौरव सिंह गणेराव और इनके जो अदर लेखक हैं उनके द्वारा लिखी हुई स्पेशल 4th ग्रेड के लिए जो पुस्तक है, गाइड है वो। और जो मैंने बताया इंग्लिश के लिए BK रस्तोगी, इनकी जो ये किताब है, इस किताब को फॉलो करते हुए और ये सारे के सारे पॉइंट हैं वो इनने जीजीडी प्रकाशन च्यवन प्रकाशन वालों ने, और निश्चित तौर पर चतुर्थ श्रेणी की जो पुस्तक है उसके अंदर एज इट इज़ यानी इनको फॉलो करते हुए, इवन इनको संशोधित करते हुए और इस बुक के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। इसलिए अलग से BK रस्तोगी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर ये गाइड पढ़ते हैं तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी के लिए जो अपनी कक्षा 9 से 12 वाली है ये पुस्तक अपने पास में होनी ही होनी चाहिए, साथ में ये जीजीडी वाली ये बुक हो। राजस्थान का भूगोल और अदर जो भी अपन देख रहे हैं सारा का सारी ये कंटेंट है, ये अपने लिए जो हमारा राजस्थान भाग 1, 2, 3 हैं उनसे ये कवर हो ही जाएंगी, और साथ में ये गाइड रहेगी अपने पास में। इतिहास, कला, संस्कृति है, ये कक्षा 9 की शौर्य एवं परंपरा, राजस्थान का शौर्य एवं परंपरा उससे, और जो 10वीं क्लास के अंदर राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति उससे ये पूरी की पूरी है वो कवर हो जाएगी, और साथ में ये गाइड रहनी चाहिए। फिर ये भारत का संविधान, राज्य में एवं राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो ये अपने पास में या तो 9th 10th की RBSC वाली पुरानी किताबें हैं वो हों तब उसमें ये मिलेगा। अदरवाइज अपन ये 5-5% है उसके लिए इस गाइड के ऊपर आराम से डिपेंड रह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान के अंदर आपको कक्षा 10 वाला मैटर है, और कक्षा 9 में से ये देखिए ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन नियम, ये सारा, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर की संरचना, अंग तंत्र, ये सारा है वो 10th क्लास के अंदर लगता है। और प्रमुख मानव रोग कारक निदान अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी 10th क्लास के अंदर लगता है पुराने वाली में। जो नई NCERT की किताब है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है, और पुराने जो राजस्थान बोर्ड की किताबें थी उसमें ये जो चैप्टर है वो भी पूरी तरह से लगता है। तो 10th क्लास के अंदर वर्तमान वाली से ये यहाँ तक हो जाएगा, अंगतंत्र तक, और पुराने वाली RBSC वाली है उससे मानव रोग कारक निदान अपशिष्ट प्रबंधन ये पॉइंट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कक्षा 10 की वर्तमान और पुराने वाली दोनों किताबों से ये जो 5-6 चैप्टर हैं आराम से कवर हो जाएंगे, वहाँ से पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। फिर ये करंट वाली बात मैंने करी, तो उसके लिए नानक क्लासेज या फिर और भी कोई भी क्लास है वो आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर के सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर के डिवाइसेस जो हैं, जो भी अपन देखते हैं कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, मॉनिटर वगैरह हैं, CPU हैं, उनसे संबंधित जानकारियाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आप यहाँ कक्षा 10 की जो बुक देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट पार्ट 2, ये किताब जो कि क्लास 10 के अंदर है, क्लास 10th में है, ठीक है, अनिवार्य नहीं होती, वार्षिक परीक्षा नहीं लगती, लेकिन कक्षा 10 के अंदर मिल जाएगी ये किताब आपको, ठीक है। इस किताब में जब आप देखेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं वो एज इट इज़ दिए हुए मिलेंगे आपको, निश्चित तौर पर वहाँ से पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर के लिए हमेशा जब 3rd ग्रेड के अंदर या फिर 1st ग्रेड के अंदर ये आपका IT वाला पोर्शन लगता है तो कैंडिडेट यही कहते हैं कि प्रश्न पता नहीं कंप्यूटर के आते कहाँ से हैं, सोल्व होते नहीं हैं। इस बुक से आता है। ये बुक अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो निश्चित तौर पर ये पूरा का पूरा मैटर कवर करेगी, तो ये पढ़ें ही पढ़ें। फिर गणित, तो गणित के अंदर आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, किसी भी टीचर से, किसी भी ऐप से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप निःशुल्क YouTube के ऊपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी गाइड से पढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट जब ये आपका महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक है, औसत है, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा
समय एवं कार्य, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों के द्वारा ये अपना जो यहाँ पर जो बारंबारता, बहुलक वगैरह होते हैं, ठीक है, ये माध्य, बहुलक, ये सब चीज़ें जो हैं, ये अलग अलग पाई चार्ट वगैरह हैं, उनके द्वारा दंडारेख वगैरह हैं, इनके निरूपण वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो कहीं से भी किसी भी गाइड से अगर अपन पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये जो अब मैंने ये जीजीडी वाली आपको बताई है, पुस्तक बताई है, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यदि अपन ने सारे के सारे सूत्र वगैरह और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो फिर मैथ्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आया है, ये आरबीएसई में से आया है, ये फलां गाइड में से आया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गणित को आप कहीं से भी पढ़ दें, लेकिन सारे पॉइंट हैं वो निकाल लें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, तो ये सिलेबस है वो आराम से कवर ही हो जाएगा। तो ये अपना 4th ग्रेड जो है उसके लिए जो तैयारी करने के अंदर जुट चुके हैं या नहीं भी जुटे हैं, जो मानस बना चुके हैं, तो यह स्ट्रेटजी अगर फॉलो करेंगे आप तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकेगा। और एक बार अगर आप गवर्नमेंट सिलेक्शन में, गवर्नमेंट कर्मचारी की दौड़ के अंदर शामिल हो गए तो उसके बाद आपके जो भविष्य के जो भी सपने हैं, जो भी आप इससे बड़ी जॉब लगना चाह रहे हैं, वो उन जॉब के लगने के अंदर यह जो जॉब है 4th ग्रेड वाली, ये आपकी सहायता करेगी, ये मील का पत्थर साबित होगी और आप अपने बड़े से बड़े जो भी पद तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए, और आप अपनी तैयारी है उसको जारी रख सकते हैं। और मुख्य रूप से ये है कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, सिक्योर फील कर सकते हैं। आप एक तरह का जो दबाव है गवर्नमेंट जॉब का, उस दबाव से उभरने में ये जॉब आपकी सहायता है वो बहुत अच्छी तरह से करेगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया तो निश्चित तौर पर वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम अभ्यर्थियों तक ये पहुँचे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, जो भी आपकी राय रहती है इस वीडियो के ऊपर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हिंदी व्याकरण जो इस पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग है वो पहले की रीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर करवाई हुई है, वो भी आप पढ़ भी सकते हैं उसको, जबकि आप पाठ्य पुस्तक है उसको भी आप कक्षा 9 से 12 वाली है उसको पढ़ करके भी कवर कर सकते हैं। साइंस आपको इस चैनल के ऊपर पूरी मिल जाएगी। जीके पूरी की पूरी आप ये 4th ग्रेड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी तैयारी को जारी रखें। 1st ग्रेड वाले पहले अपनी तैयारी 1st ग्रेड की ही जून में एग्ज़ाम दें, तत्पश्चात 4th ग्रेड की तरफ आएँ। 3rd ग्रेड वाले फ़िलहाल 4th ग्रेड वाली कर सकते हैं, उसके बाद 3rd ग्रेड कर लें। 2nd ग्रेड जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है उनको विस्तृत नहीं होना है, बार बार कह रहा हूँ नहीं होना है, उनको 2nd ग्रेड की ही तैयारी करना है, उनको 4th ग्रेड केवल उस तैयारी के बेस पर ही दे देनी है, बस इतना ही करना है, बाकी वो लगे रहें अपनी तैयारी के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जुड़ते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में इस चैनल के ऊपर। तब तक आपका आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।